नमस्कार। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, परिवार में सब लोग आपके स्वस्थ होंगे। आज मैं पुनः प्लेलिस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे बनाया गया है, उसके वीडियो नंबर 8 को लेकर के आया हूँ। अब तक इस प्लेलिस्ट में 7 वीडियो हमने डाले हैं जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की आइडिया को डिस्कस करने के लिए बनाया गया है। आज मेरा जो टॉपिक है वह है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता मात्रा फलन। मैं ज्ञान प्रकाश सिंह, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स BHU वाराणसी हूँ, और ये चैनल मुख्यतः अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के लिए मैंने डिवोट किया हुआ है। तो थोड़ा सा अगर आप ये इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को समझना चाहते हैं तो आप पहले वीडियो नंबर 7 से आपको रूबरू होना पड़ेगा। मेरा वीडियो नंबर 7 इसी प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 7 था, जिसमें कि हमने रैंडम वेरिएबल की बात करी थी। और उसको हम थोड़ा सा रिकैप में जल्दी जल्दी आपको बताएंगे कि हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया था कि एक पेशेंट जो कि फीवर से ग्रसित है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को शंका है कि इसको कोविड है, तो वो उसकी जांच के लिए भेजता है विथ द मोटिव कि जांच रिपोर्ट पॉजिटिव होगी। हाँ, बहुत पहले हमने बताया हुआ था कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपका एक मोटिव होता है। हाँ, आंख बंद करके एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। तो जब हम किसी की जांच करा रहे हैं तो हमारा एक मोटिव होगा कि हम उसकी जांच रिपोर्ट या तो पॉजिटिव हम मोटिव लेकर के उसको कराने जा रहे हैं, या तो निगेटिव मोटिव लेकर के कराने जा रहे हैं कि रिपोर्ट निगेटिव आए। तो कोई एक हमको मोटिव तय करना होता है, तो पॉजिटिव रिपोर्ट। अब इसका सैंपल स्पेस हुआ कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है या निगेटिव आ सकती है। अब इस सैंपल स्पेस को हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं अगर किसी डिफिनीशन से, तो उस डिफिनीशन को हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। जैसे हम लोगों ने यहाँ लिखा नंबर ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट्स, तो ये नंबर ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट्स तो या तो ये 0 होगा, अगर ये प्लस आ गया तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट 1 होगा, और अगर ये माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया रिपोर्ट पे लिख करके, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट्स 0 होगा। तो ये एक्स हमारा एक रैंडम वेरिएबल हुआ जिसका नाम है नंबर ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट्स इन टेस्टिंग ए पर्सन विथ कोविड। अब यह एक रियल नंबर का सेट हो गया। तो हम कहेंगे कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट का जो रेंज है या इस रैंडम वेरिएबल का जो रेंज है वह रियल नंबर है, और ये दो होल नंबर ले रहा है, 0 और 1। सिमिलरली टेस्ट एग्जांपल और एक था जिसमें कि 3 पेशेंट्स को पॉजिट को टेस्ट कराया गया था और उसके रिपोर्ट्स की सीक्वेंस देखना चाह रहा था। चूंकि यहाँ पे हम स्पेसिफाई नहीं किया है कि पॉजिटिव देखना चाह रहा है तीनों को कि क्या, क्योंकि 3 है तो तीनों में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, तो हमने सीक्वेंस कह दिया। तो ये सारे सीक्वेंसेस पॉसिबल थे, 8 सीक्वेंसेस। अब यहाँ जो रैंडम नंबर डिफाइन किया गया, नेगेटिव टीबी रिपोर्ट या कोविड रिपोर्ट, नेगेटिव कोविड रिपोर्ट, इट शुड बी कोविड, वहां भी मैंने चेंज बोला था, कोविड रिपोर्ट। हाँ, अब इसकी वैल्यू 0 1 2 3 होगी, क्योंकि अगर ये तीनों की रिपोर्ट इस तरह से आती है तो इस निगेटिव की संख्या 0 हो गई, तो 0 यहाँ पे आपको -1 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, लाइक दैट। तो अब हमको 8 वैल्यूज तो मिलेंगी, लेकिन दिक्कत क्या है कि कहीं 1 3 बार मिलेगा, 2 3 बार मिलेगा। तो हम उसको जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लिखते हैं तो रिपीटिशन नहीं करते हैं। हाँ, केवल एक बार उस वैल्यू को लिखेंगे, तो 0 1 2 3। हालांकि 1 को 3 बार लिखना चाहिए था, 2 को 3 बार लिखना चाहिए था, क्योंकि 8 पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन हम लिखेंगे केवल एक बार, क्योंकि हम वैल्यू लिख रहे हैं, न कि उसका रिपीटिशन लिख रहे हैं। सिमिलरली थर्ड 3 persons वेयर हैविंग कोविड रिपोर्ट 19। हाँ, इसमें क्या था कि क्वेश्चन में ही जो पूछा गया था वह नंबर्स में पूछा गया था, पॉसिबिलिटीज जो थी नंबर्स में पूछी गई थी कि कितने पॉजिटिव रिपोर्ट आएंगे। तो ये खुद ऑलरेडी ये रैंडम वेरिएबल था, यह इसके पॉसिबल आउटकम एक रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, नंबर ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट्स। तो अब यहाँ पे हम एक्स लिखें या सैंपल स्पेस को ही एक्स बोल दें, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ,
तो यहाँ पे हमारा रैंडम सैंपल स्पेस ही रैंडम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा था या रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा था, और उसकी डिफिनीशन थी नंबर ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट्स। और इस तरह से हम लोगों ने, और कोई जरूरी नहीं है कि एक सैंपल स्पेस पे एक ही रैंडम वेरिएबल बनाया जाए। जैसे इस सैंपल स्पेस में हमने 3 रैंडम वेरिएबल बनाए थे, नंबर ऑफ बर्थ्स इन फैमिली, नंबर ऑफ फीमेल बर्थ्स इन फैमिली, प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स एमंग चिल्ड्रन इन फैमिली। और ये 3 अलग अलग रैंडम वेरिएबल इसी सैंपल स्पेस पे बनाए गए थे। तो एक सैंपल स्पेस से हम बहुत सारे रैंडम वेरिएबल जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिफिनीशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब प्रश्न होता है कि एक हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि एक क्वाइन फेंक रहे हैं और साथ ही साथ एक डाई भी फेंक रहे हैं, एक बार, दोनों को एक बार फेंक रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट होता है दोनों के फेसेस को देखने के बाद। ठीक है, तो अब था कि हम किस पर्पज से फेंक रहे हैं, तो इनका ऑब्जेक्टिव था कि हेड फॉलोड बाय इवन नंबर। तो अब कोई जरूरी तो है नहीं कि हमको मिले, तो इसके पॉसिबल आउटकम बने थे हेड फॉलोड बाय odd number, head followed by even number, head followed by odd number, because this odd number is different from this odd number। और इस तरह से इतने केसेस बने थे। अब था रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन किया गया था इस पर, सम ऑफ नंबर्स ऑफ हेड्स एंड पॉइंट्स ऑन डाई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड, इस पॉसिबिलिटी में नंबर ऑफ हेड 1 है, पॉइंट पर, डाई पर पॉइंट का नंबर 1 है, तो इनका टोटल हो गया 2। तो यहाँ 2, हाँ, हेड 1 2, तो यहाँ 3, यहाँ हेड 0 और 1, तो टोटल 1। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने वहां चेक करी थी। तो और एक और एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि हम लोग रैंडम ये भी खुद में रैंडम वेरिएबल था, हमारा सैंपल स्पेस ही रैंडम वेरिएबल फॉर्म कर रहा था, और यह एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल फॉर्म हुआ था जिसकी हम लोगों ने चर्चा करी थी। अब आते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसका मतलब क्या है। इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा आपको ले चलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। आप जानते हैं कि जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम पर, हाँ, तो जब आप डेटा पा जाते हैं तो फिर आप उसको अरेंज करते हैं। वैल्यूज अगर रिपीटेटिव नेचर की है तो आप पहले वैल्यू लिखते हैं, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। जैसे सपोज करिए कि 50 फैमिली से आपने पूछा एक क्वेश्चन कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो आपको डेटा मिला और आपके डेटा में कुल कितनी ऑब्जर्वेशंस थे, 50। अब उसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे थे जो कि पिछले घर के भी वही थे, तो रिपीट हुए थे। तो फिर आपने क्या किया कि एक टेबल बना दिया कि ऑब्जर्व हमारे फिनोमेना जिसका कि हम अब स्टडी करना चाह रहे थे, उसकी क्या क्या वैल्यूज हमको मिली हैं। तो डेटा में पाया गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिली है। फिर आपने देखा कि ये वैल्यूज किस किस में कितनी बार कितने परिवारों में रिपीट हुई हैं, तो आपने ये फ्रीक्वेंसी देखा जिसका टोटल 50 होना चाहिए। अब हम इस 2 को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, या फ्रीक्वेंसी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। इस 4 को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, या फ्रीक्वेंसी ऑफ फैमिली साइज इक्वल्स टू 2। इसको बोलेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज आर फ्रीक्वेंसी ऑफ फैमिली साइज 3। आप इसे F3 भी कह सकते हैं। इस तरह से अगर आप चाहें तो इन फ्रीक्वेंसीज को, ये जो फ्रीक्वेंसीज के नंबर हैं, इनको एक F लेटर के साथ इन x को डिनोट करते हुए लिख सकते हैं। सो दिस इज F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8। हाँ, तो अब आप एक कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्रम से लिखी गई है और हर x की वैल्यू के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो ऑर्डर्ड पेयर x और fx, f यहां क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ फैमिलीज, हाँ, ऑफ साइज x। सो इस ऑर्डर्ड पेयर को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
अब यहाँ पे चूंकि आपने डेटा कलेक्ट कर लिया था, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई थी, तो अब आपका जो फेनोमेना था फैमिली साइज, इसको हम कहेंगे वेरिएबल था, क्योंकि इसकी सारी वैल्यूज हमें नोन थी। अब मान लीजिए इसी प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से सोचते हैं कि लेट एक्स इज फैमिली साइज ऑफ ए रैंडमली सेलेक्टेड फैमिली ऑफ दिस 50 फैमिलीज। इसमें से किसी एक परिवार को हम रैंडमली सेलेक्ट करें। पहली बात, कैसे रैंडमली? तो हम 50 चिट बनाए, फैमिली नंबर 1 टू फैमिली नंबर 50 हर चिट पर लिख दें, 1 2 3 फैमिली नंबर अप टू 50। इसके बाद एक बाउल में रखें, बाउल में रख के खूब बढ़िया से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद एक बच्चे को बुलाए, जो छोटा छोटा सा बच्चा हो, जिसको देश दुनिया से कोई जानकारी ना हो, उससे कहे कि इसमें से एक कागज का टुकड़ा निकालो, और वो निकाले। फिर हम उस घर में जाएं और पूछें। तो उस घर में हम जब जाए जानकारी लेने, तो हमने कहा कि यह एक रैंडमली सेलेक्टेड फैमिली हुआ। अब मान लीजिए कि हम उस घर में जाएंगे, तो हम क्या पता करेंगे? अगेन फैमिली साइज। अब क्या हमको मालूम है क्या कि उस फैमिली साइज, उस घर में कितना नंबर मिलेगा? एक मिलेगा कि दो मिलेगा कि 8 मिलेगा कि 9 मिलेगा? नहीं पता है। हाँ, लेकिन ये पक्का पता है कि मिलेगा तो इसी में का कोई एक नंबर मिलेगा। अब फैमिली साइज की बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी। कब? जब तक कि हमको रिस्पांस आया नहीं। सो डू यू नो the value of x for selected family prior to response of family? So no, but what we know that the responses may be any one of the value like 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, but I don't know which will come. So all these possible values, these are whole numbers, are now called a random variable. But in this case, all these values are value of variable. And now when I select a family and I am interested in knowing the family size, then prior to the response of getting the response of family, I have a list of possible values of family size that is also 1 to n, but I don't know which will come. So we will say x is now random variable. Which x? This x. When you select a family randomly. Okay. So let x is a discrete random variable. Discrete random variable means if you are able to count how many possible values of your variable h, आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो कितने पॉसिबल वैल्यूज ले रहा है, आप अगर गिन सको, हाँ, फाइनाइट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट हो, जिसको कि मैं काउंटेबली इनफाइनाइट की भी मीनिंग आपको बता चुका हूं, तो हम उसको डिस्क्रीट बोलेंगे। तो हमारा ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है फैमिली साइज। लेट एक्स इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देन its each possible value has some probability of occurrence, generally denoted by px. तो अब इन वैल्यूज की, अब ये हमारा इस केस में ये सारी वैल्यूज पॉसिबल वैल्यू हो गई, और इनकी सबकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगी। अब हम इस फ्रीक्वेंसी को नहीं कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कहेंगे उसको, और डिनोट कर रहे हैं कि px। और अब x और px, ऑर्डर्ड पेयर x और px को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। हाँ, यहां ये क्या था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल x। वेरिएबल यहां x था, फैमिली साइज ही था, लेकिन अब हमारा यही फैमिली साइज, अब हमने इसको रैंडमली सेलेक्ट करके किसी एक की बात कर दी। हाँ, तो अब ये हो गया रैंडम वेरिएबल। सो इट इज और द, ये ऑर्डर पेयर कहलाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। और इसी को हम लोग ये भी कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x या प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x। हाँ, ये भी हम लोग टर्म देते हैं। अब कब ऐसा होगा, कब हम इनको इस तरह से बोलेंगे? तो ये जो हम px डिफाइन कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए फॉर एवरी x,
और जितने भी x की वैल्यू पॉसिबल है उनके लिए इस px की वैल्यू इस फंक्शन, अब ये px एक फंक्शन फॉर्म हो गया। हाँ, x पे p को ऑपरेट करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा, हाँ, रियल नंबर के सेट में। तो और इसका हर x के लिए अगर हम इस px को कैलकुलेट करें और ऐड करें तो एडिशन 1 आ जाए। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा है कि लास्ट जो हमने अपनी वीडियो में शुरू में डिस्कस किया था कि एक क्वाइन और एक डाई दोनों टास्क करते हैं और हमारा इंटरेस्ट था कि हम इवन नंबर और डाई पर इवन नंबर और क्वाइन पर हेड ऑब्जर्व करें, और हमको जरूरी नहीं था कि हमको वो दिख लिए, हमने आज पॉसिबिलिटीज लिखी थी सैंपल स्पेस, और इस पे हम लोगों ने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था, नंबर ऑफ हेड्स एंड पॉइंट्स ऑन डाई, इनका जोड़। तो x की पॉसिबल वैल्यू 1 to 7 आई थी। अब हमको x की पॉसिबल वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या निकालना होगा? अगर हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमारा चूंकि x पॉसिबल वैल्यू है इसलिए अब हमको x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो हम जानना चाहेंगे कि x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, x बराबर 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, लाइक दैट। मींस हम इन ऑर्डर्ड पेयर्स को पता करना चाहेंगे। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर हमको मिल गए तो हम कहेंगे कि हमने रैंडम वेरिएबल x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया। हाँ, तो अब हमको x तो नोन है, x की वैल्यू तो हम लिख दिए हैं, बस अननोन क्या है, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, p1 की वैल्यू, p2 का नंबर, p3, लाइक दैट। अगर हम इन नंबर्स को भी लिख देते हैं तो हम कहेंगे कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। अब इन नंबर्स को पाने के लिए हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कुछ बेसिक आइडिया होनी चाहिए, तभी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले हमने माना कि जो हमारा डाई था वो ऑनेस्ट था, अनबायस्ड था, तो किसी भी पॉइंट के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई, ये हमने माना है आपको समझाने के लिए। और दूसरी चीज माना है कि जो क्वाइन था वो अनबायस्ड नहीं था, बायस्ड था। बायस्ड होने का मतलब कि दोनों की प्रोबेबिलिटी आने, दोनों फेस के आने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं थी। अब हमने माना है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। आप चाहें तो अनबायस्ड भी मान सकते हैं। अब रही बात कि इनको निकाला कैसे जाए, x व p1 को। तो चूंकि हम इन दोनों को इंडिपेंडेंटली थ्रो कर रहे हैं, हाँ, टास्क कर रहे हैं क्वाइन को और डाई को, तो ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं कि डाई पर क्या आया तो क्वाइन फेंकें, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दोनों ही ट्रायल हमारे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, ये हम दिमाग में रख करके आगे बढ़ते हैं। अब हम P1 को कैलकुलेट करने चले। P1 का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ, x 1 मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम सैंपल स्पेस में जाएंगे, x1 कौन दे रहा है, तो x1 देगा हमको ये नंबर ऑफ हेड 0 और टेल पॉइंट पर डाई पर 0.1, तो जोड़ हो गया 1, बाकी कहीं आपको 1 नहीं मिलेगा। तो नंबर ऑफ हेड 0, डाई पर 1, तो टोटल हो गया x बराबर 1, सम ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड पॉइंट। तो हमें x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब हुआ कि हम क्वाइन पर टेल और डाई पर 1 की प्रोबेबिलिटी निकालें। मींस इस पेयर की प्रोबेबिलिटी अगर निकाल दें तो हम इसको निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इस पेयर की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी, तो नहीं, 8 पॉसिबल आउटकम तो थे लेकिन सभी इक्वली लाइकली नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम 1/8 नहीं लिखेंगे। अब निकालेंगे कैसे, तो हमने ये दोनों जो हमारे और ट्रायल हैं ये इंडिपेंडेंट है, तो हम इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी को यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई इज इक्वल्स टू 1 कर दिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टी 1/4 है, डाई पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो ये 1/24 हो गया। सिमिलरली P2 का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब हुआ कि जो हम आउटकम पा रहे हैं डाई पर जो भी नंबर पाए और
कॉइन पर जो भी फेस पाए, नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन डाई का जोड़ 2 हो। ऐसा किस किस दिशा में हो संभव है? तो या तो ये पॉसिबिलिटी हो, हेड और 1, तो 1 + 1 2, या 0 2, 0 + 2 2। तो ये दोनों ही हमको x की वैल्यू 2 देंगे। अब इसमें से कोई भी एक आएगा तो हम 2 पा जाएंगे। अब जब हमको इन दोनों में से किसी भी एक के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हम यूनियन लगाते हैं। अब यह यूनियन बराबर होगा पी ए यूनियन बी, मीन्स पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी के। अब यहां से माइनस हमने नहीं लिखा है, मैं यहां लिख दे रहा हूं -0। 0 क्यों? क्योंकि इसका और इसका इंटरसेक्शन 5 सेट होगा। हाँ, क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि इसका जो एलिमेंट है, इसके पहले पर h लिखा है, इसके पहले पर t लिखा है, इसके दूसरे प्लेस पर 1 लिखा है, इसके दूसरे प्लेस पर 2 लिखा है, इसलिए ये दोनों कभी कॉमन हो ही नहीं सकते, तो नल हो जाएंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी 0। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फिर हमने ये इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया को यूज किया और 3/4 × 1/6 4/24। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, x = 3 कौन देगा? तो आप सैंपल स्पेस में जाइएंगे, देखेंगे कौन कौन देगा, तो 1 2 3, एक तो ये दे देगा, फिर 0 3, एक ये देगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जो 3 देंगी, और इस तरह से हमने इसके भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया इसी की तरह से। तो 4/24, x = 4 भी आप सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हैं, 4/24 एंड x/5, x/6। बट x = 7 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसके फेवर में केवल एक पॉसिबल आउटकम है, h और 6 जोड़ 7। t के साथ कोई 6 7 सम नहीं देगा, इसलिए ये 3/4। अब आपको सारे P1 P2 P7 मिल गए। अब आपने लिख दिया कि 1/24 देश। अब ये आपने ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया। x की पॉसिबल वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 7। आपने सारी प्रोबेबिलिटीज भी लिख दी। अब यह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x कहलाएगा। अब इसी को हम लोग एक दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, जैसा कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया, टेबुलर फॉर्म, कि x की पॉसिबल वैल्यूज को अलग लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7, और x की प्रोबेबिलिटी px = 1 या p1 1/24 2 3 सबके लिए लिख दिया। इसका आप सम करोगे तो पक्का है कि सम 1 आना चाहिए। अब एक और फॉर्म में हम लोग इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस तरह से हम लिखेंगे फंक्शनल फॉर्म। इसको बोलते हैं फंक्शनल फॉर्म। फंक्शन मैथमेटिक्स के फलन के रूप में इसे प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिखेंगे? px मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x = x। रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू x के बराबर हो, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू x के बराबर हो, यहां नाम है और यहां नंबर है, इन दोनों में फर्क है। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू किसी नंबर के बराबर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो अब अगर हमारा नंबर 1 है तो प्रोबेबिलिटी 1/24। अगर हमारा नंबर 2 3 4 5 और 6 है तो 4/24 किसी के लिए भी, सबके लिए हम लोगों ने पाया। और अगर नंबर 7 है तो 3/4, और अगर यहाँ का नंबर इनके अलावा कोई भी रियल नंबर है तो 0। अब चूंकि ये फंक्शन px, हम लोग इसे फंक्शन बोल रहे हैं, और फंक्शन क्योंकि x के ऊपर हमने इस p को इवेल्युएट किया है, इस p फंक्शन को, तो ये px इज प्रोवाइडिंग ए वैल्यू बिटवीन 0 to 1। आप देख सकते हैं कि इसकी किसी भी x की वैल्यू, x के लिए px की वैल्यू जो भी है वो 0 से 1 के बीच में है। हाँ, फॉर एवरी x, और सम, इन सब का सम अगर आप निकालें तो ये 4 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो 5 4 जा 20, 21 और 3 24, सम आपका हो गया 1। सो ईच वैल्यू ऑफ, ये सभी वैल्यू
इस तरह के फंक्शन का, उस तरह के फंक्शन का, प्रोबेबिलिटी फंक्शन का, जबकि एक्स डिस्क्रीट नेचर का हो। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन की वैल्यू हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है। भले ही हमने डिफिनीशन में क्या लिखा है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब 20 भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका फंक्शन डिस्क्रीट वेरिएबल पे बना हुआ है, डिस्क्रीट फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं जाएगी। हाँ, तो ये जो भी वैल्यू देगा फंक्शन, ये फंक्शन की वैल्यू ही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। हो सकता है कि कंटिन्यूअस के केस में ना हो। एंड द अमाउंट इज कंसीडर्ड एज मास। हाँ, वजन, ये जो यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, ये क्या है, हम लोग कंसीडर करते हैं कि 0.1 पर मास कितना है संभावना का, तो इसे कहते हैं मास। मास ऑन करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स, द फंक्शन px इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, सो इस फंक्शन को कहेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और ये आप इन 3 तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख दीजिए, या टेबुलर फॉर्म में लिख दीजिए, या आप फंक्शनल फॉर्म में लिख लीजिए। हाँ, अब बात ये उठती है कि ये लिख करके हम कौन सा तोप कर लिए या कौन सा तीर मार लेंगे, और हम सैंपल स्पेस से नहीं कर सकते थे। हाँ, तो अब है कि इसके करने से हम सैंपल स्पेस में जो बार बार हमको जाके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती थी, उससे हम लोग बच जाएंगे। तो इसका यूज क्या है, तो इसके बहुत सारे यूज हैं, इसमें से मैं केवल आपको एक छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूं आज कि this function helps us in calculation of probabilities of random variable x, like probability x less than equal to 4, x2 to 10, x2 to 10 given x greater than 5। ये सब प्रोबेबिलिटी अब आप निकाल सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4। हाँ, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4 का अर्थ क्या है। तो x क्या है, x यहां पर, अगर x हमारा परिवार की संख्या है, तो हमारा हुआ कि यदि हम उन परिवारों में से किसी एक परिवार को रैंडमली चुनकर उसमें सदस्यों की संख्या पता करना चाहें, तो कितनी संभावना है कि वह संख्या 4 या इससे कम मिले। लेकिन हमारा x यहाँ पे, हम यहाँ पे जिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, इसका x परिवार की संख्या नहीं है। इसका x क्या है, sum of points on die and coin, हाँ, या नंबर ऑफ, सम ऑफ नंबर्स ऑफ हेड्स एंड पॉइंट ऑन डाई x है। तो x लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक डाई और एक क्वाइन को एक बार फेंकें, तो डाई पर आए पॉइंट और क्वाइन पर आए हेड की संख्या का जोड़ 4 या 4 से कम मिले। सिमिलरली, अगर यहां पर अगर हम एक है क्वाइन और एक डाई साथ साथ फेंकें, तो दोनों के गिरने पर क्वाइन पर हेड की संख्या डाई पर नंबर की संख्या का जोड़ 2 से बड़ा मिले और 10 या 10 से छोटा मिले, कि क्या प्रोबेबिलिटी है। यह x लाइज बिटवीन 2 to 10 बता रहा है। ये जो हमने लिखा है, इसको आसानी से समझने के लिए मैंने अपने पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले एग्जांपल को ले लिया। तो हम इसको यहां से अब आपके लिए काट देते हैं कि ये आपके इस पर्टिकुलर एग्जांपल से रिलेटेड नहीं है। अब निकालेंगे कैसे, तो x लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ, मतलब तो ये हुआ कि -∞ से लेकर के x लेस देन इक्वल टू 4 तक, क्योंकि ये रियल नंबर है।
हालांकि जोड़ कभी भी 0 से कम नहीं होगा, लेकिन मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं। अब इस पूरे रियल लाइन पर हमको प्रोबेबिलिटी मिलेगी कहां कहां, किन किन पॉइंट्स पर? तो या तो 1 पर मिलेगी, या तो 2 पर मिलेगी, या तो 3 पर मिलेगी, या तो 4 पर मिलेगी। मींस दोनों का जोड़ लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ कि जोड़ या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 4 हो, कोई भी हो काम चलेगा। तो हमने लिख दिया कि जब कोई किसी से भी काम चल जा रहा है तो उनका यूनियन। अब फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 फिर आएगा कि क्या ये डिसज्वाइंट है कि नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन भी इनका होना चाहिए। तो अब इसके लिए आपको अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो x इज इक्वल्स टू 1 का सैंपल स्पेस का वैल्यू देखें। x इज इक्वल्स टू 1, t1, x इज इक्वल्स टू 2 में ये देखिए, क्या यह t1 इसमें कहीं कॉमन है? तो नहीं मिलेगा। t तो मैच करेगा, लेकिन 1 और 2 नहीं मैच करेगा। हाँ, तो ये सभी अगर आप इसे ध्यान से देखें तो x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 4 की ये जो एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस के, ये डिसजॉइंट है एक दूसरे से। इसलिए इनकी सारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी और केवल इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिया जाएगा। हाँ, तो अब जब रैंडम वेरिएबल आ गया, हाँ, तो अब हमको डिस्क्रीट ये डिसज्वाइंट देखना थोड़ा आसान हो जाता है कि डिसज्वाइंट है कि नहीं। हाँ, क्योंकि अब सारी प्रोबेबिलिटी हमारी कहाँ है? 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 7, 6 और 7 पर है। इसी पे सारी प्रोबेबिलिटी है। तो अब इसके अलावा कहीं मिलेगी नहीं। तो ये हमारा हो गया 13/24। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 2 to 10। अब 2 से 10 के बीच में हम देखेंगे कि हम कहां कहां प्रोबेबिलिटी पा रहे हैं। तो 2 से 10 के बीच में हम प्रोबेबिलिटी पाएंगे 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर। तो हम यहां पर एक स्टेप छोड़ दिए हैं, हमको लिखना चाहिए था p 3 यूनियन 4 यूनियन 5 यूनियन 6 यूनियन 7 यूनियन नथिंग, क्योंकि 7 के बाद प्रोबेबिलिटी 0 है। और फिर ये आपका इस तरह से हो जाता 3, 4, 5 + 6 सारी प्रोबेबिलिटी जोड़ दी जाती 19/24। थर्ड क्वेश्चन में इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब इसको कैसे निकालते हैं? तो अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखें तो उसमें हमने कंडीशनल इवेंट की चर्चा करी थी, सैंपल स्पेस के इवेंट से। तो अब अगर हम इसको इतने को मान लें a, ठीक है, इसको मान लें a, तो अब ये हो गया a गिवन b, और इसको मान लें b, तो ये हो गया a गिवन b। तो कंडीशनल इवेंट बन गए। अब आप इन्हें चाहें तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो मैंने वही लिख दिया। अब यहां पे ये भी रियल लाइन है और ये भी उसी रियल लाइन की बात कर रहा है। इसमें जो पॉइंट्स लिए गए हैं रियल लाइन के, वो 2 से 10 तक लिए गए हैं, और इसमें जो पॉइंट लिए गए हैं वो 1 से लेकर के 5 तक लिए गए हैं। ठीक है। अब अगर आप इनको देखें तो इनका इंटरसेक्शन आपको आएगा 3 to 4 एंड बोथ विल बी इंक्लूडेड अपॉन प्रोबेबिलिटी x लाइज बिटवीन 1 to 5। तो अब आप इस प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं 3 से 4 के बीच में केवल 2 ही प्रोबेबिलिटी आपको मिल रहा है। 3 और 4 के बीच में अगर आप इस टेबल में जाएं तो 3 और 4 पे मिल रहा है, यहां भी देखें 3 और 4 पे मिल रहा है। तो 3 और 4 P3 + P4 डिवाइडेड बाई 1 to 5। 1 to 5 का मतलब 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू नहीं लिखा है, और 5 के भी इक्वल टू नहीं लिखा है। तो अगर आप इस टेबल में देखें 1 to 5, तो प्रोबेबिलिटी हमको 2, 3 और 4 पे ही मिलेगी, और इनको इंक्लूड नहीं करना है। तो ये हो गया P2 + P3 + P4, और ये सॉल्व करने पे आ गया 2/3।
अब अगर आप चाहें, जैसे आप जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप बनाते हैं तो आप उन फ्रीक्वेंसीज को बार डायग्राम से शो करते हैं। सिमिलरली अगर आपने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है तो आप इसे बार डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। कैसे? तो यहां पे मैंने लिखा पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स 1 2 3 4 5 6 7 और यह है प्रोबेबिलिटी। अब हर पॉइंट पर जितनी प्रोबेबिलिटी है उसका मास हम बार से रिप्रेजेंट कर दिए। इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स और ये हमेशा एक बार डायग्राम बनेगा। तो अब मैं अपना वीडियो यहां बंद करता हूं। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। इसमें जो भी चीजें, जो बेसिक चीजें हमने बताई हैं आपके लिए, फ्यूचर के लिए, अगर आप बिगिनर हैं तो आप कोशिश करें कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे लिखते हैं एग्जाम्पल से। हम अगले वीडियो में कुछ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे और डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हाँ, एक पुनः रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखें तो पूरा का पूरा वीडियो देखें, बीच से स्किप ना करें। अगर आपको वाकई सीखना है तो पहली बात, और दूसरी बात, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स लिखें। थैंक यू वेरी मच।